प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि विश्व में, संसार में प्राचीन काल से ही जल का बहुत ही महत्व है और ये मानव जीवन से आदिकाल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जल ही जीवन है और रहीमदास ने इसको इस तरह से कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अर्थात आज हम आपके सामने एक बार फिर से हमारा नया पाठ जल संसाधन लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हैं और सभी आपका बहुत बहुत इस पाठ में हमारे समझ चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हमको ये देखना है कि किन किन बातों पर आज हमको विचार करना है। इस टॉपिक के, ये जो आपका टॉपिक है वो आपके भारत के भूगोल का चैप्टर है, जल संसाधन। तो आइए पहले एक निगाह डालते हैं कि कौन कौन से इस पे हम बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो भारत में जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, धरातली जल संसाधन, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, फिर भौम जल संसाधन अर्थात ग्राउंड वाटर, इस पर चर्चा करेंगे। और इसी के क्रम में हम लैगून और पश्च जल, इसके बारे में, लैगून एंड बैक वाटर्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जो पानी की जो मांग है उस पर देखेंगे। संभावित जल समस्या, आज की जो समस्या है इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, जल के गुणों का जो ह्रास है अर्थात डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, फिर जल संरक्षण और प्रबंधन, इस पर भी हम विचार करेंगे। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, फिर जल की जो प्रदूषण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फिर जल का पुनः चक्रण और उपभोग। तो इस तरह से इसके अतिरिक्त हमको चर्चा करनी है रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर, जल संभार प्रबंध अर्थात वाटर शेड मैनेजमेंट, वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसको हम इस पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रीय जल नीति 2002, नेशनल वाटर पॉलिसी, जल क्रांति अभियान 2015-16। तो मित्रों, इन सब पर हम आज विस्तृत रूप से इस अपने पाठ में आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जल संसाधन ये क्या है। तो मित्रों, जल जो है वो वाटर रिसोर्स कहा गया है, अर्थात जल जो है एक प्रकार का संसाधन बन गया है और इसकी पृथ्वी पर ये लगभग जो है वो 71% धरातल है। परंतु उसमें समस्या ये है कि ये सब पीने लायक पानी नहीं है, कुल अलवणीय जल है। अलवणीय जल से हमारा तात्पर्य है कि ये अलवणीय जल जिसमें साल्ट नहीं है, अर्थात जो खारा नहीं है, पीने योग्य पानी। तो ये जल का केवल लगभग 3% ही भाग है, बाकी का जो पानी है वो खारा है। वास्तव में जो
अलवणीय जल अर्थात जो पीने वाला पानी है वो बहुत छोटा भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। तो इसके ये अलवणीय जल की जो उपलब्धता है वो अलग अलग है, प्रत्येक स्थान के अनुसार ये अलग अलग है। और इसमें अब तो जल के बंटवारों को लेकर के तमाम तरह के इसमें कंट्रोल है, तनाव, लड़ाई झगड़े ये और प्रदेश राज्य इनके भी बीच का जो है ये विवाद बन गया है। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं कि भारत के जो जल संसाधन हैं वो पहले हम देखें। तो हमारे जो भारत में जो जल की स्थिति है तो इस पे हम आइए चित्र के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो वाटर है, संसार का जो पानी है, ये 96% जो पानी है संसार का, उसमें से इंडिया का हिस्सा कितना है? भारत के पास केवल 4% ही विश्व का पानी है, अर्थात 96% जो पानी है उसमें से 4% पानी ही भारत के हिस्से में है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि संसार में जो वर्ल्ड का सरफेस है अर्थात भूमि का जो स्थल भाग है ये 97.55% ये पूरे विश्व के पास है। हमारे पास कितना हिस्सा है? ये 2.45, ये 2.45% ही भारत के हिस्से में ये वर्ल्ड का जो सरफेस है अर्थात भूमि का जो हमारे पास लैंड है या जमीन है जिसको आप कहिए, वो हमारे पास 2.45 है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि जो पॉपुलेशन आपकी है इसका भी हम इसमें अगर आकलन करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है, संसार के जो पॉपुलेशन है 84% हिस्सा संसार के पास है और उसमें से 16% आबादी हमारे यहाँ की एक बड़ा हिस्सा है। देखिए हमारे पास जो जमीन है हमको मिल रही है 2.45 और उसमें हमको जो जनसंख्या मिल रही है वो 16%। 2.45 में ही 16% जो जनसंख्या है उसको फिट होना है और उसके लिए जो पानी है संसार का वो 4% है। तो मित्रों ये एक भयावह स्थिति है। और अब आइए कि हमारा जो धरातली जल संसाधन है, धरातल के 4 जल के प्रमुख स्रोत हैं। धरातल का जल का मतलब है जो पानी जमीन पर पाया जाता है उसको धरातली जल कहते हैं। तो ये हैं नदियाँ, झीलें, तालाब, तलैया छोटी छोटी। तो देश में जो कुल नदियाँ हैं तथा उन सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है अर्थात 1.5 किलोमीटर से अधिक हैं, उनको मिलाकर के हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो हैं 10,360। और भारत में ये जो सभी नदी बेसिन है अर्थात नदियों का जो मैदान है उसको बेसिन कहते हैं, प्रवाह क्षेत्र को। तो औसत वार्षिक जो प्रवाह है उसमें 1,869 घन किलोमीटर इसमें जो बहता है पानी वो है। तो ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है और फिर भी स्थलाकृति, जली और अन्य दबावों के कारण ये जो धरातल का जल है वो केवल 690 घन किलोमीटर अर्थात ये 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण के क्षेत्र में हुई वर्षा पर भी निर्भर करता है।
तो इस तरह से मानसूनी मौसम का भी जो है इस पर प्रभाव पड़ता है इस पानी में। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये जो जल ग्रहण क्षेत्र ये बहुत बड़े बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है। ये नदियां तो जो बड़ी हरी हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और बराक नदियां, इसमें जल ज्यादा है, तब भी इसमें क्या है कि वर्षा भी अधिक होती है, जो पानी है वो बढ़ जाता है। और ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के दक्षिण की जो हिस्सा है, ये तिहाई भाग पर ही, ये कुल क्षेत्र के तिहाई भाग पर हैं और जल संसाधनों का 60% जल इसमें पाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत की नदियों के देखें, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, इनमें वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग जो है वो काम में लाया जाता है। लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन में अभी ये संभव नहीं हो सका है। तो अब आते हैं कि भौम जल संसाधन, अर्थात जो ग्राउंड वाटर हमारे पास है वो उसकी स्थिति क्या है। तो देश में कुल जो यूजेबल है अर्थात प्रतियोग्य भौम जल है वो 432 घन किलोमीटर है। और उत्तर पश्चिम के जो प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के जो कुछ भाग हैं, तो नदी बेसिनों में भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत ये ज्यादा है। एक क्षेत्र दूसरा ये है हमारा, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, तमिलनाडु, ये जो राज्य है इनका जो जल है भूमि का, इनमें भूमि के जल का उपयोग बहुत ज्यादा है। परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि ये अपने भौम जल की क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। फिर एक तीसरा वाला जो क्षेत्र हुआ, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने जो भूमि के जल का जो संसाधन है उसका मध्यम दर से उपयोग करते हैं। और यदि वर्तमान प्रवृत्ति ये जारी रहती है तो जल की मांग जो है उसको आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी, अर्थात डिमांड इसकी ज्यादा है, उसको पूरा करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति विकास के लिए अच्छी नहीं मानी गई है और सामाजिक उथल पुथल की संभावना बन सकती है। तो अब आते हैं कि हमारे यहाँ ये तो हुआ कि नदियों का जल किस तरह से है, कहाँ पर उसका यूज ज्यादा है, कहाँ कम है देखा। अब आइए कि लैगून और पश्च जल। तो लैगून और पश्च जल, बैक वाटर, लैगून्स एंड बैक वाटर्स, इसकी स्थिति आइए देखते हैं। तो जो भारत की समुद्र तट है ये विशाल है, बड़ी है, और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत कटा फटा, दंतुरित, इंडेंटेड अर्थात तो कटा फटा है। तो इस कारण जो लैगून है, बहुत सी लैगून जो है वो बन गई हैं और इनके जैसे कि केरल है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, इनमें झीलों में बड़े धरातली जल संसाधन हैं। और यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है, इसका जो उपयोग है मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में जो है वो किया जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि जल की, ये तो हमने देखा कि लैगून और पश्च जल कहाँ कहाँ पर है और कैसे यूज होता है। अब जल की मांग और उपयोग, वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, आप सभी लोग परिचित हैं, और इसकी जो जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर जो है वो निर्भर करता है। इसलिए जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई अभी तक, तो भूमि उसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता इनमें प्रदान की गई है। बहुउद्देशीय जो नदी घाटी योजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नंगल,
हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई है। जल्दी से हम ये बता लेते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं। जब नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और उस बांध के पानी को हम कई तरह से यूज करते हैं, जैसे सिंचाई के लिए, विद्युत बनाने के लिए या उनसे मछली पालन के लिए, तो उनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। और इनकी जो है ये शुरुआत की गई है। और वास्तव में जो भारत की वर्तमान में जल की मांग है सिंचाई की आवश्यकता के लिए, वो ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो है सिंचाई के लिए इसका धरातल के पानी की जो है वो डिमांड की जाती है। तो धरातली और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग जो है हम जानते हैं कि कृषि में किया जाता है। धरातली जल का ये 89% अर्थात 89% और भौम जल का 92% जल जो है वो उपयोग किया जाता है। 89% धरातली जल अर्थात जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में वो यूज किया जाता है। और भौम जल का अर्थात भूमि के अंदर जो पानी है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, उसका 92% जल उपयोग किया जाता है। ये तो कृषि का हो गया। अब आते हैं कि ये औद्योगिक सेक्टर में क्या दशा है। तो सतह का जो केवल पानी यूज होता है वो केवल 2% है इंडस्ट्रीज में, हमारे उद्योग में, जबकि जो भौम जल का भूमि के अंदर जो जल है उसका 5% भाग ही केवल ये उपयोग किया जाता है। तो 5% भाग जो है वो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है आपके इंडस्ट्री उद्योगों में। जबकि अब आ जाइए कि घरेलू जल कितना आप लोग इस्तेमाल करते हैं। घरेलू सेक्टर में धरातली जल जो है वो आप लोग 1% ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। धरातल के जल का उपयोग जो है वो 1% है। जबकि जो अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर का जो पानी है, वो 9% है। अर्थात जमीन का पानी पीने के लिए, बर्तन के यूज के लिए, ये सारी चीजों के लिए, सफाई के लिए इनको 9% है। क्योंकि बहुत जगह जो है वो धरातल में पानी नहीं है यूज करने के लिए, तो ऐसा इस कारण भी है। तो कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है, ये अभी हम लोगों ने देखा। तो अब आते हैं कि डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जल की जो मांग है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले कृषि में जल का उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए ही होता है। जहाँ जहाँ पर वर्षा का स्थानिक सामयिक परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती, जहाँ पर सिंचाई वही आवश्यकता होती जहाँ पर पानी जो है वो कम बरसता है। तो देश के जो अधिकांश हमारे भाग हैं ये वर्षा विहीन है और सूखा ग्रस्त हैं। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण का जो पठार है इसके अंतर्गत आते हैं। देश के जो अधिकांश भाग हैं वहाँ पर शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्क पाया जाता है, अर्थात वर्षा ज्यादा नहीं होती है। इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना बहुत ही कठिन होता है। और पर्याप्त जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर इनकी सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, जैसे कि आपका ये पश्चिम बंगाल। अब आइए कि इसमें 1 मिनट के लिए हम इसको रोकते हैं और जरा सा ये देखते हैं मानचित्र में कि भारत की नदी बेसिन कौन कौन सी हैं, अर्थात कौन कौन सी नदियां जो हैं जिनका हम धरातली जल उपयोग करते हैं। सबसे पहले ऊपर में सिंधु नदी अर्थात जम्मू कश्मीर से ये लेकर के ये इधर पाकिस्तान चली जाती है, तो ये सिंधु नदी। दूसरा आ जाइए गुजरात का जो हिस्सा है साबरमती बेसिन, यहाँ पर माही, नर्मदा, ताप्ती जो मुख्य नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये यहाँ पर माही छोटी नदी, साबरमती बेसिन, तो ये गोदावरी जो यहाँ से इधर से ये इसमें समुद्र में जाकर के बंगाल की जो खाड़ी है इसमें जाकर के ये गिरती है, गोदावरी बेसिन। कृष्णा नदी है इसके नीचे, पेन्नार नदी और ये कावेरी नदी
तो अब इसमें ये भी देखना है कि ये हमारी जो नदियां हैं, ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियां, ये अरब के सागर में गिरती हैं। अर्थात इसको ध्यान रखना है, आपने पढ़ा भी होगा अरब सागर में, अर्थात इनका जो जल का प्रवाह है ये पश्चिम की तरफ है। बाकी की नदियां जो हैं वो पूर्व की तरफ जाकर के समुद्र में गिरती हैं। तो इस तरह से ये बांग्लादेश का हिस्सा, भूटान, ब्रह्मपुत्र यहाँ से लेकर के ये आती है। बहुत कम हिस्सा जो है ये इंडिया में आता है, ब्रह्मपुत्र बेसिन, बाकी का ये तिब्बत से बह करके आती है। तो ये इतना हिस्सा ये यहाँ पर होता है। तथापि ये बहुत बड़ी नदी है। स्वर्ण बेसिन, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मी और बैतरणी का ये क्षेत्र है। तो इस तरह से इसमें दिखाया भी है कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी है और पूर्व की ओर यहाँ पर लिखा भी है विशेष रूप से। ये अभी हम लोगों ने देखा था कि पूर्व की ओर महानदी पेन्नार के बीच की जो नदियां हैं, जो पूर्व की हैं, फिर कन्याकुमारी पेन्नार के बीच की नदियां हैं, इनका भी हम लोगों ने देखा था। ये पश्चिम की ओर, पश्चिम की प्रवाही नदियां। तो इसमें अगर आप निगाह दौड़ाएं तो तापी के दक्षिण की ये नदियां हैं। तो इस तरह से ये हमने इस पे अपनी नदियों की स्थिति देखते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अपने उसी में कि बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार में जो मानसून है, तो मौसम में यहाँ पे कम वर्षा के कारण यहाँ पर स्थिति उल्टी है और यहाँ सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कृषि के लिए जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, हानिकारक है। और कुछ एक जो कृषि है उनमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि चावल है, गन्ना है, जूट है, इनमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की व्यवस्था जो है वो बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। सिंचाई अगर है तो बहुफसलीकरण से मतलब है कि हम मल्टी जो क्रॉप्स हैं उनको उगा सके, बहुत ज़्यादा कई फसलें उसमें उगा सकते हैं। तो ये बहुफसली जो प्रक्रिया है वो हो सकती है। जबकि सिंचाई वाला जो कम सिंचित वाला जो जगह है वहाँ पर ये ज़्यादा नहीं आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं कि जो कृषि का विकास है वहाँ पे हरित क्रांति कहाँ कहाँ पर ये हुई। हरित क्रांति आप सब जानते हैं कि अच्छी कृषि की फसल को लेने के लिए अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था जहाँ पर है उसको हरित क्रांति कहते हैं। और ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये अधिक सफल हुई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है, अर्थात तो 85% भाग पर सिंचाई संभव हो पाती है। गेहूं और चावल के मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से ये पैदा किए जाते हैं। तो जो कुल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में, 51% हरियाणा में कुओं में और नलकूपों द्वारा ये सिंचाई होती है। इससे हमको ये पता चलता है कि ये संभावित भौम जल का एक बड़ा भाग जो है उपयोग कर रहे हैं और इससे ये यहाँ के जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमि के नीचे का जो जल है, उसमें कमी आ जाती है। और इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से जो अंडरग्राउंड नीचे बहुत पानी का स्तर जो है वो चला गया है। कुछ राज्य हैं जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र, यहाँ अधिक जल निकालने के कारण जल में फ्लोराइड जो है वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और इस वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भागों में आर्सेनिक जो है, जिसको आप संखिया कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो इस तरह से पंजाब, हरियाणा, ये इसके जो ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का जो है वो ज़्यादा
इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इस तरह से अब हम देखते हैं कि संभावित जो जल की समस्या है, तो जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम, संभावित जल की जो समस्या है, तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने के कारण दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती जाती है। उपलब्ध जल संसाधन जो औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरण से जो प्रदूषित हुआ जा रहा है, अर्थात निस्सरण का मतलब है जो निकलने वाला पानी है, कचरा औद्योगिक हो या घर का हो, उससे पानी जो है वो दूषित होता है। और इस कारण से उपयोगी जल संसाधन की उपलब्धता वो। अब आते हैं कि हम इस पर कि जल के गुणों का जो ह्रास है, डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, तो जल की गुणवत्ता से हमारा आशय है कि शुद्ध पानी से। तो जल में जब बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे सूक्ष्म माइक्रोब्स जिसको कहते हैं, सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, केमिकल, औद्योगिक इंडस्ट्रीज का जो बचा हुआ पानी है, प्रदूषित पानी, इससे मिलने से ये नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। और इस प्रकार के जो जल से फिर गुणवत्ता में कमी आ जाती है और विषैले पदार्थ जो है झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं और उसमें घुल मिल जाते हैं, इससे प्रदूषण जो है वो बढ़ता है और जल के गुणों में जो क्वालिटी है वो कमी होने लगती है। इससे क्या होता है, जो एक्वाटिक सिस्टम है, अर्थात जहाँ पर जलीय जीव हैं जैसे मछली इत्यादि हैं, हो जाते हैं और कभी कभी ये प्रदूषण जो है वो नीचे तक पहुंच जाता है। इस तरह से जो भूमि का पानी है वो भी प्रदूषित हो जाता है। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, जिसमें से जो गंगा और इसकी सहायक नदियां जो हैं उनकी जो दशा है, शहर जो अभी आगे के मानचित्र में हम देखेंगे। अब इसी में हम विचार करते हैं कि वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण और प्रबंधन, ये हम कैसे करें। वाटर कंजर्वेशन, जो मीठा जल है, अम्लीय जल की घटती हुई उपलब्धता, अर्थात जो मीठा जल पीने योग्य पानी है उसकी जो उपलब्धता है, अर्थात वो उपलब्ध कम हो रहा है और जो मांग है वो उसकी ज्यादा हो रही है। तो विकास के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और इसकी जो आवश्यकता है और इसकी मैनेजिंग की व्यवस्था है, प्रबंधन की, ये अब हमारा दायित्व जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप समुद्र के जल को, समुद्र का जल है तो बहुत, लेकिन अगर आप इसको अगर पीने योग्य बनाएंगे, खारे जल को मीठा पानी बनाएंगे, तो उससे जो है उसकी लागत बहुत बढ़ जाती है, तो उसको हम वहन नहीं कर सकते हैं। तो भारत को अपनी जल संरक्षण को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियां और कानून जो है वो बनाने होंगे। तो जल संरक्षण हेतु ये हमको तमाम तकनीकी जो साधन है उनको हमको इसमें यूज करने होंगे, तभी हम आगामी आने वाले वर्षों में अपनी जो जल की मांग है उसको बनाए रख सकेंगे। अब आते हैं कि भारत में जो अच्छी गुणवत्ता है, अर्थात जो पीने योग्य पोर्टेबल वाटर है, उनकी अच्छी गुणवत्ता का जो पानी है वो कहाँ कहाँ पर है, इसको देखते हैं। दिल्ली, आप सभी जानते हैं, यमुना गंगा का ये जो क्षेत्र है, ये निम्न गुणवत्ता का पानी यहाँ पर पाया जाता है, अर्थात यहाँ का जो पानी पीने योग्य है वो बहुत कम, जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। फिर आ जाइए कि यहाँ पर वाराणसी शहर है, ये अन्य शहर इंडिकेट किए गए हैं इस बिंदु से, जो बनारस है, इलाहाबाद है, यहाँ का भी पानी आप देखिए निम्न गुणवत्ता का पानी है, अर्थात पानी जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है और निम्न गुणवत्ता का
ये पानी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गंगा और इसकी सहायक नदियाँ और इन पर जो स्थित जो नगर हैं इनको देख लिया। तो अब आइए फिर से हम चर्चा उस पे अपनी पुरानी जो करते हैं कि जल के हम जो प्रदूषण है इसको बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर से जल की आपूर्ति के लिए उसको संयुक्त उपयोग के लिए हमको फिर से जो पानी का चक्रीकरण है उसको अपनाना पड़ेगा। अब ये यहाँ है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अर्थात जल प्रदूषण का जो निवारण है। जल प्रदूषण का निवारण आप कैसे करेंगे, कैसे हम जल के पानी को गंदा होने से बचाएंगे, प्रदूषण से बचाएंगे। तो उपलब्ध जो जल संसाधन है उनका जो है तेजी से कमी उनमें हो रही है और देश की जो मुख्य नदियां हैं तो पहाड़ी भाग से ये ऊपर जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पे जल की गुणवत्ता जो है अच्छी पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ वहीं से निकलती हैं और इस वजह से उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी पाई जाती है। मैदानी भागों में जहाँ पर इनका उपयोग होता है इनके पानी की जो है वो गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है और इस तरह से कृषि, पीने और घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इनका जो उपयोग किया जाता है और अपवाहिकाओं के साथ जो कृषिगत जो कीटनाशक हैं इनका उपयोग और घरेलू जो ठोस अपशिष्ट जो कचरा है, औद्योगिक जो कचरा है, ये सब इनमें मिल जाते हैं जिससे नदियों में जो है वो प्रदूषण जो है वो बढ़ता चला जाता है। और गर्मी के मौसम में ये जब पानी कम होता है तो प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रदूषण ज़्यादा होता है क्योंकि पानी जो है उस समय गर्मी में कम होता है। तो ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और राज्य में इसी तरह से बनाया गया राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये दोनों मिल करके 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता को इनके थ्रू इनके द्वारा जो है वो मॉनिटर किया जाता है, देख रेख की जाती है और इनसे जो आंकड़े हैं उनको अगर अब हम देखते हैं तो इनमें जो प्रदूषण है वो साफ दिखाई पड़ जाती है। और सबसे जो प्रदूषित नदियां हैं उनको हम देख सकते हैं तो यमुना दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी का जो सबसे प्रदूषित है और दूसरी जो नदियां हैं अहमदाबाद है, साबरमती है, लखनऊ में ये आपकी गोमती है, मदुरई में काली, अड्यार, कुवम संपूर्ण विस्तार क्षेत्र, वह गई हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा का जल है जो कि दूषित है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं फ्लोराइड और नाइट्रेट के में जमाव के कारण जो है वो हो गया है और वैधानिक व्यवस्था भी इसके लिए की गई है। जल अधिनियम 1974 प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ये कार्यान्वित पूरी तरह से नहीं हुए हैं या हुए हैं तो वो प्रभावित नहीं है और उसका कारण ये हुआ कि 1997 में प्रदूषण जो फैलाने वाले 251 जो उद्योग थे और जो नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे, तो जल उपकर अधिनियम 1977 जिसका उद्देश्य था प्रदूषण कम करना, उसका भी सीमित प्रभाव हुआ और इस तरह से जो जल का
के जल प्रदूषण का जो व्यवस्था और उसकी जो आवश्यकता है उसको सुधार के लिए इनका उपयोग हुआ। जन जागरूकता और उनका जो भागीदारी से जो कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक जो विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से इनमें कमी लाई जा सकती है। और इस तरह से जल का पुनः चक्रण अब हम देखते हैं कि ये क्या है, रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर। क्योंकि महती जो हमारी इस समय समस्या है कि पानी की जो हमारी आवश्यकता होती है तो उसको उस आवश्यकता को हम पूर्ति करने के लिए पुनः चक्र और पुनः उपयोग ये दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा जो अलवणीय जल की उपलब्धता को हम सुधार सकते हैं। अर्थात मीठे जल की जो आपूर्ति है उसकी दशा को सुधारा जा सकता है। जो कम गुणवत्ता के जल का जो उपयोग है, जैसे शोधित अपशिष्ट जल, इनका उपयोग क्या किया जाए, इनका उद्योगों में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आप समझिए कि रिसाइकिल का मतलब ये है, चक्रीकरण का मतलब ये है कि पानी का फिर से यूज, अर्थात जो गंदा पानी कचरा वाला है उसको थोड़ा से साफ करके हम उद्योगों के लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए बना सकते हैं, आपूर्ति कर सकते हैं उसकी, और जिसका उपयोग शीतलन में भी कर सकते हैं, ठंडा करने के लिए, और अग्निशमन के लिए, आग बुझाने के लिए इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जल पर होने वाली लागत है उसको कम किया जा सकता है। फिर नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में जो प्रयुक्त जल है उसको हम बागवानी में, जो हमारी छोटी मोटी जो क्यारियां हैं उनमें भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये पेपर की जो कटिंग लगी हुई है इस पर की नज़र दौड़ा लें। रिवर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बट आल्सो ऑफ पीस, रिच कंट्रीज पुअर इन सप्लाई ऑफ वाटर। WWF जो संस्था है उसका कहना है, रिच कंट्रीज पुअर इन सप्लाई ऑफ वाटर, धनी जो देश हैं वहाँ पर जो पानी है वो भी पीने योग्य अच्छा नहीं है। तो अब ये देखिए क्लाइमेट चेंज, फिर वार्मर, ग्रेपल्स विद फ्लड्स, ये यहाँ पर बाढ़ को दर्शित किया गया है, फ्लड को इधर से भी दर्शित किया गया है। ये भाखड़ा से नर्मदा तक बांध से भी ऊंची विस्थापन की जो समस्या है, ये यहाँ पर एक ये पहलू दिखाया गया है कि नदियों में जो अगर बांध आप बांध देते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, तो यहाँ के जो पानी का स्तर बढ़ जाता है और वहाँ से लोग जो है वो हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक समाचार पत्र की जो कतरन थी वो यहाँ पर दिखाई गई है। आगे आते हैं, हम चर्चा करते हैं कि अभी हम कह रहे थे कि उस पानी को, जो पानी हमारा औद्योगिक कचरे का है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, जो घरेलू है उसको हम बागवानी के उपयोग कर सकते हैं, और वाहनों को, हमारी गाड़ियों को धोने के लिए भी इसी पानी का जो है वो उपयोग किया जा सकता है। और इससे अच्छी गुणवत्ता वाला जो जल है वो पीने के लिए हम बचा सकते हैं। तो वर्तमान में पानी का जो पुनः चक्रीकरण है, इसी को हम पुनः चक्रीकरण कहते हैं, रिसाइकल। ये जो है वो उपादेयता जो है इसकी बढ़ गई है। तो अब आइए कि देखते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट अर्थात जल संभर प्रबंधन। जो हमारा पानी है, पहले तो ये समझे कि ये वाटर संभर, वाटरशेड मैनेजमेंट कहते किसको है। जल संभर प्रबंधन से हमारा आशय ये है कि जो धरातली और जो भूमि का अंडरग्राउंड वाटर है उसको जो संसाधन का दक्षता से उपयोग करना, अर्थात इसका यूज अच्छे ढंग से करना, प्रबंधन उसका अच्छे से करना। इसके अंतर्गत बहते हुए पानी को जो है वो
रोकना है विभिन्न प्रकार की विधियों से, जैसे जो अंतःश्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा जो भूमि के जल का संचयन है उसको बढ़ाया जा सकता है, और भूमि में जो पुनर्भरण, कुओं में, तालाबों में पानी जो है वो भरा जा सकता है। और इससे विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधन जैसे प्राकृतिक हैं, भूमि जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को हम सम्मिलित करते हैं। तो इनका जो उद्देश्य होता है, अर्थात जल का जो अच्छी तरह से मैनेजमेंट है, उसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच में संतुलन बनाए रखना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के अर्थात समाज के सहयोग पर ही ये निर्भर है। केंद्र और जो राज्य हैं, तो ऐसे बहुत से जो जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम उनके लिए चलाए गए हैं। इनमें से कुछ जो एनजीओ हैं अर्थात गैर सरकारी संगठन है, उनके द्वारा जो है ये हरियाली चलाए गए हैं कार्यक्रम। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, और इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई के लिए और मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जो जल की संरक्षण है उसको किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। और ये जो परियोजना है ये लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा वो निष्पादित की जा रही है। ऐसी जो योजना है इसको हरियाली जो है वो कहा गया है। इसी तरह से अनेक कार्यक्रम है। दूसरी जो परियोजना ये नीरू मीरू, जल और नीरू का मतलब ही होता है कि नीर अर्थात जल और मीरू मेरा अर्थात आप। तो ये भाषा के वहाँ का प्रयोग है, नीरू और मीरू आंध्र प्रदेश की। ये कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। फिर ये इसी तरह का कार्यक्रम ये है अरवारी पानी संसद, ये अलवर में और राजस्थान में ये है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तमाम तरह की जो परियोजनाएं हैं वो जनता के सहयोग से चलाई गई हैं। और अंतःश्रवण जो ताल जोहड़ की जो खुदाई की गई है और पानी को रोक करके बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में जो है क्या किया गया कि घरों में जल के संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया, अर्थात जब आप घर में बनाएंगे तो पानी को संचित करना आपके लिए आवश्यक है, ऐसा तमिलनाडु में आवश्यक कर दिया गया है। अगर किसी भी इमारत का निर्माण किया जाए तो वहाँ पर जो है आपको जल संग्रहण करना अर्थात वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक बड़ा सा टैंक या ऊपर जो है वो वाटर को रोकने के लिए पूरी रूफ छत में ये रोकने के लिए आपको बनाना होगा। तो कुछ क्षेत्रों में जो जल संभर विकास परियोजनाएं हैं वो सफल भी हुई हैं, फिर भी जो सफलता है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई है, कम ही मिल पाई है। और अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान उच्च अवस्था पर ही है, शुरुआती अवस्था पर ही है। और देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताने की आवश्यकता है और समाज को इसको जोड़ने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं कि रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है अर्थात जो वर्षा का जल है उसको हम किस तरह से संग्रहण कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं पानी को। विभिन्न उपयोगों के लिए हमको वर्षा की जल को रोकने की जरूरत है और ये एक प्रकार की ये इसी को
पानी के कंजर्वेशन की, हार्वेस्टिंग की ये विधि है। और इसका उपयोग भूमिगत जल के जो भंडार हैं उनको भरने के लिए किया जाता है। और यह काम कम मूल्य में परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए भी किया जा सकता है, उसकी एक विधि है। और इसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद जो है वो संरक्षित की जा सकती है। वर्षा जल को नलकूपों में, गड्ढों में और कुओं में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। जैसे भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचा होने से बच जाएगा। फ्लोराइड है, नाइट्रेट्स है, जो ये प्रदूषण वाले जो कारक हैं इनको कम करता है। और इससे इनमें अवमिश्रण से जल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। मिट्टी का जो कटान है, अपरदन है और बाढ़ को भी ये रोकते हैं। और इसी जल भृतों के पुनर्भरण के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो इससे तटीय क्षेत्रों में जो लवणीय जल है उससे प्रवेश पर भी रोक लग जाती है, अर्थात जो खारा पानी है वो इधर की तरफ ना आ पाए, उस पर भी ये रोक लग जाती है। तो देश में जो विभिन्न समुदाय हैं उसमें अनेक विधियों से वर्षा के जल को परंपरागत तरीकों से इसका संचयन करते आए हैं, जैसे जलाशयों में, झीलों में, तालाबों में। तो इसमें ये सिंचाई का काम करते हैं। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को कुंड कहते हैं, अर्थात टाका कहते हैं। एक ढका हुआ जो ये भूमिगत टंकी होती है, इस नाम से इसको जानते हैं। और ये इनका निर्माण जो है वो घर अथवा गांव के पास या घर में ही संग्रहित वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो अब आते हैं कि इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है, ये अहमदनगर जिले में ये एक यहाँ पर जो राले गांव है, तो वहाँ पर एक पूरा गांव है जहाँ पर कि ये एक उदाहरण है, संभर विकास का उदाहरण है। और यहाँ पे 1975 में ये गांव जो है वो पानी की कमी से जूझ रहा था। तो यहाँ एक फौजी रिटायर व्यक्ति ने इस पर गांव के सहयोग से जो है वो उन जलाशयों को जो है वो फिर से खुदाई किया गया। परंतु इसमें 1975 में तालाब में जो पानी नहीं रुका, तटबंध की जो दीवारें थी वो सब रिस रही थी। और इस तरह से इनको तरुण मंडल की स्थापना वहाँ पर की गई। और उसके साथ साथ तमाम जो समाज में जल के लिए व्यवस्था तो किया ही, जब समाज में जो तमाम छुआछूत, जातिवादी प्रथा, दहेज प्रथा, तो इनको भी रोक लगाने का इस तरुण मंडल ने काम किया। शराब की जो इकाइयाँ थीं उनको भी ये रोक लगाई गई। और जो खुली चराई जो थी उस पर रोक लगाई गई। गहन कृषि को यहाँ लोगों ने अपनाया और तमाम तरह की जो कम पानी वाली जो फसलों को, जैसे दाल, तिलहन और कुछ नगदी फसलों को जो है इन लोगों ने प्रोत्साहित किया। तो ये स्थानीय संस्थाओं के चुनाव समिति के आधार पर यहाँ पर शुरू किया गया। और उसने यहाँ पर जो है ये संप्रदाय के नेताओं को, के लोगों को जो पूर्ण प्रतिनिधि वो बना दिया। और इससे न्याय पंचायत प्रणाली यहाँ पे स्थापित की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तब से कोई जो मुकदमा है वो पुलिस का नहीं किया जा सकता। और 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय की इमारत भी यहाँ पर जो है वो बनाई गई है, जिसमें गांव के संसाधनों का ही जो है उपयोग किया गया है। जो इन लोगों ने धन कुछ संस्थाओं से लिया उसको फिर मिल करके वापस कर दिया।
तो ये केस स्टडी है रालेगांव सिद्धि जल संभर विकास से पहले की ये तस्वीर है। और ये जो है इसका जो है ये आप देख रहे हैं रालेगांव जल सिद्धि का जो संभर विकास जब हो गया उसके बाद का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब क्षेत्र जो है ये रूखा सूखा पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर फसलें भी हो रही हैं और हरियाली जो है वो दिखाई पड़ सकती है। तो ये जो रालेगांव देश का एक जो मॉडल है, इसको दूसरे देशों में भी हम दूसरे देश के हिस्सों में भी इसको लगाया जा सकता है। तो इसी क्रम ये देखिए यहाँ पर जल संभर का जो प्रबंधन का क्षेत्र है, जल संभर प्रबंधन द्वारा जल का जो संरक्षण है, सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, पानी का जो है ये रुकाव किया गया, पुनर्भरण कूप द्वारा जल का संरक्षण, और यहाँ पर ये पानी का पुनर्भरण कृषि द्वारा जल संरक्षण, फिर पुनर्भरण कूप है, भंडार टंकी है, बालू ये छन करके यहाँ से जो वाटर आ रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है। तो ये यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये छत पर वर्षा के जल को ये ऊपर कलेक्ट किया गया है और फिर यहाँ से इनको ये छान करके सर्विस कूप यहाँ पर आया और फिर इससे आप पानी को यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो जल है ये हमारा बहुमूल्य है और ये संसाधन को संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने से इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ भी सकता है। घर के जो छत हैं, खुले स्थान में जल को संग्रह किया जा सकता है और वर्षा का जो जल है वो तमाम घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता को ये जो है वो कम करता है। इसके अतिरिक्त जो मांग आपूर्ति है पानी की, इसको भी हम संतुलित बना सकते हैं। सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में जो ऊर्जा तमाम होती है, व्यय होती है, उसकी भी बचत हो सकती है इन विधियों को अपना करके। अर्थात जो रेन वाटर है, वर्षा का जो जल है, उसको रोक करके हम बना सकते हैं, इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और ये अब आपके सामने भारतीय जो राष्ट्रीय जल नीति है 2002। तो आइए इसकी जो प्रमुख जो बातें हैं इनको जो है वो देख लेते हैं। 2002 की जो जल नीति है तो सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जो जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहां पर पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। दूसरा ये कि पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी तरह से भौम जल के भूमि का जल जो शोषण करने को हम सीमित कर सकते हैं और इसको हम सीमित करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। और अगली ये है इसकी विशेषता कि सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता जो है उसकी जांच होनी चाहिए समय समय पर, और उसको अगर कमी है तो सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तो जल की सभी विधियों में प्रयोग में कार्य क्षमता ये सुधरनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी होगी। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमण, प्रेरक और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना ये बढ़ानी होगी। तो ये 2002 की जो है वो नीति की विशेषता। और फिर जल क्रांति अभियान जो है वो 2015 और 16 में जो है वो चलाया गया। जल एक जो ये पुनः उपयोगी संसाधन है
लेकिन इसकी जो उपलब्धता है वो सीमित है और आपूर्ति तथा मांग के बीच जो है वो जो अंतर है वो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बढ़ता चला जाएगा। और वैश्विक स्तर पर जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है तो उससे दुनिया के जो कई क्षेत्र हैं उसमें तनाव की स्थिति जो है वो भी ये हो सकती है। और भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या यहाँ पर जो है और तेजी से जो विकास है तो उसमें ये पीने योग्य पानी की जो मांग है वो बढ़ती गई। इसलिए 2015 में एक अभियान जल क्रांति का वो प्रारंभ किया गया, जिसकी जो विशेषता ये उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो पीने योग्य पानी है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना है और विभिन्न क्षेत्रों में लोग जो पारंपरिक तरीकों से जल के संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करते हों। तो इस तरह से ये जल का जो क्रांति 2015 में जो प्रारंभ की गई उसकी जो निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या हैं उनको देखिए, आइए देख लेते हैं मोटे रूप से। पहला तो ये ग्राम जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिले में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी हो उसको चुना जाना है। दूसरा विशेषता ये है कि जो भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु दक्षिण का हिस्सा, राजस्थान, गुजरात पश्चिम का हिस्सा, उड़ीसा, पूर्व मेघालय, उत्तर पूर्व में, तो इनको चुना गया है। प्रदूषण को कम करने के लिए ये क्या करना है, जल संरक्षण किया जाए और कृत्रिम पुनर्भरण किया जाए, अर्थात कृत्रिम ढंग से पानी को जो उनमें भरा जाए। भूमिगत जल प्रदूषण को कम किया जाए। देश को चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त जो कुओं का वो निर्माण किया जाए और लोगों में जो जागरूकता फैलाने के लिए रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, प्रिंट मीडिया अर्थात अखबार, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध, प्रतियोगिता के जो माध्यम हैं वो अपनाए जा सकते हैं। और इस तरह से जो जल क्रांति की अभियान जो शुरू किया गया है तो इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा जो खाद्य की सुरक्षा है और उनको आजीविका भी मिल सके। तो मित्रों, आज हमने इस पाठ को जो है मोटे तौर पे देखा कि जल की क्या क्या हमारी समस्याएं हैं और किस तरह से हम उसका निदान और समाधान कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ को अब हम यहीं पर जो है वो समाप्त करते हैं। थैंक यू।